हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस। तो गाइज इस वीडियो से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डे वन। और यहाँ पे मैं जो क्विजेज और असाइनमेंट्स है यहाँ पे डे वन के अंदर उसको मैं जो यहाँ कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे आप जो है क्या करना है, आपको ये डे वन का वीडियो अभी नहीं देखना है गाइज। अभी आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, आगे बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी सबसे पहली बार आप जो है साइन इन करेंगे इस पोर्टल पे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे। ऐसा कुछ आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये है आपका फाउंडेशन कोर्सेज। और फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर तीन कोर्स है आपके। एक तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग पाइथन, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, और थर्ड जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन। और यहाँ पे फोर्थ लास्टली आता है आपका डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। और यहाँ पे मैं गाइज इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ डीबीएमएस एंड एसक्यूएल क्योंकि ये डीबीएमएस और एसक्यूएल काफी इंपॉर्टेंट है गाइज किसी भी सेक्टर में। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, अगर आप डेटा साइंस वगैरह में भी मूव करना चाहते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डीबीएमएस के बारे में आपके क्वेरीज जो आने चाहिए, और इस पोर्टल पे बेसिकली मैं बोलूंगा जो एक्सरसाइजेस हैं उनके लेवल सही है। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपका जो है डीबीएमएस के क्वेरीज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो एग्जांपल्स या असाइनमेंट्स वगैरह हैं, एक्सरसाइजेस जो हैं वो काफी अच्छे लेवल के हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि आपको ये वीडियो अभी नहीं देखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कोर्स को खोलिए और ये पूरा का पूरा हमारा 10 डेज का कोर्स है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए डे वन, यहाँ पे आप साइड में देखिए डे थ्री, और यहाँ पे अगर लास्ट में जाए आप तो ये पूरा का पूरा 10 डेज का कोर्स है गाइज। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको डीबीएमएस का डे वन खोल लेना है गाइज। डे वन खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें दी हुई हैं। आपको क्या करना है, इन थ्योरेटिकल चीजों को एक बार स्टडी करना है, बस एक बार स्टडी करना है गाइस। मैं चाहता हूं कि आप जो है ये क्विजेज और असाइनमेंट्स देखने से पहले आप जो है इसको एक बार स्टडी करें, जरूर स्टडी करें। और उसके बाद ही ये जो है क्विजेज वगैरह जो है ये आप मेरे साथ ही सॉल्व करें। इस वीडियो को आप तभी देखें गाइस जब आपने इसको स्टडी कर लिया, ये सारा थ्योरेटिकल चीजें जो है आपने स्टडी कर लिया और आप जो है क्विजेज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो गाइस चलिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में जो है मैं क्विजेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली क्विजेस पे जानना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई हम अब जो है थ्योरेटिकली जानते हैं डेटाबेस को, तो आप जो है क्विजेस पे डायरेक्टली आ सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये जो 12 नंबर दिख रहा है ये क्या है, 12 क्विजेस है। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए क्लिक करिएगा तो ये सारे क्विजेस आपके खुल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्विज यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ गाइस। ये हमारा क्विज क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा तो नहीं होता गाइस। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा, ये तो हो सकता है, क्योंकि डीबीएमएस क्या होता है, ये डेटाबेस से डेटा को फेच करता है। और डीबीएमएस क्या करता है गाइस, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं आपके जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं, ये क्वेरीज बेसिकली डिफाइंड होती हैं डीबीएमएस के अंदर। और ये आप जब कोई डेवलपर या कोई भी आपका प्रोग्रामर जो है एसक्यूएल क्वेरीज को लिखता है तो वो क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको इंटरप्रेट करता है और उस हिसाब से जो है आपका जो है एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको मुझे लग रहा है आंसर जो है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा होगा। और इसको सबमिट करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर राइट है। अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी क्विजेस जो है मैं बता रहा हूँ, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं आती हैं अगर आपको गाइस, तो यहाँ पे आप जब इन्फोसिस का सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये काफी ऐसे बहुत माइनर कॉन्सेप्ट से सवाल मिलेंगे, बहुत ट्रिकी सवाल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लेंदी सवाल भी मिलेगा और बहुत ट्रिकी सवाल भी मिलेंगे। एमसीक्यू तो इतने ट्रिकी होते हैं कि आप परेशान हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं गाइस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डीबीएमएस इज एन इंटरफेस बिटवीन। अगर आपने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे डीबीएमएस इज एन इंटरफेस बिटवीन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको थ्योरेटिकली आपने इसको पढ़ रखा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए क्या पढ़ा हुआ है, ये आपका क्या है, यूजर का एप्लीकेशन है, और ये डीबीएमएस है, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे डीबीएमएस क्या कर रहा है, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो डीबीएमएस क्या कर रहा है, बेसिकली ये क्या है, इंटरफेस बिटवीन क्या है, आपके डेटाबेस और आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच का ये इंटरफेस है। तो यहाँ पे चलिए वापस से क्विज खोल लेते हैं। हम कहाँ थे, क्विज नंबर 2 पे थे शायद। क्विज नंबर 2 को खोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डीबीएमएस इज एन इंटरफेस बिटवीन, किसका है, आपके डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच का जो है इंटरफेस है। यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे, ये देखिए आंसर।
तो गाइज ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और थ्योरेटिकली ये सब इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि ये सब कोई ऐसी फालतू बातें चल रही हैं। ये इस टाइप के सवाल आते हैं गाइज, मैंने दे रखा है पेपर आपको, मुझे पता है ये सवाल जो है इस टाइप के काफी आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है। सबने कॉलेज में पढ़ा होगा भाई डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी तो होता ही होता है, यह सबको पता है आपको। डिफिकल्टी भी होती है डेटा एक्सेस करने में, डेटा आइसोलेशन भी नहीं होता। बट फाइल सिस्टम का कॉस्ट डीबीएमएस से कम ही होता है गाइस, तो यहाँ पे हाई कॉस्ट तो नहीं होगा। बाकी तीनों सही होंगे, इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर राइट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्विज पे गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्विज पे अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे। आप जो है थ्योरी वगैरह जो है आप पढ़ सकते हैं गाइस। यहाँ से देख लेता हूं मैं अगला, सॉरी यहाँ पे हमारा चौथा क्विज क्या है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रोवाइडेड बाय डीबीएमएस, कौन कौन सा फीचर्स प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डेटा, हाँ एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा के बेसिकली आप जो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। आप जो डेटा टाइप्स वगैरह डिक्लेयर कर देते हैं कॉलम पे, तो आप जो है उस वो अगर आपने किसी कॉलम पे आपने कोई डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है तो वो बस केवल उसी डेटा टाइप के जो है वैल्यूज को अलाउ करेगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। यूटिलिटी फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड लॉगिंग, हाँ ये भी है। अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे थ्योरेटिकल चीजें तो वो वहां पे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे इंश्योर मॉडिफिकेशन आर सक्सेसफुल और नॉट एट ऑल, हाँ यहाँ ट्रांजेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है हमारा टीसीएल, वो कमिट और रोल बैक, ये हम वो इंश्योर करता है कि भाई या तो पूरा का पूरा सक्सेसफुल मॉडिफिकेशन हो, नहीं तो हो ही ना। नेक्स्ट जो रिकवरी मैकेनिज्म भी होता है डेटाबेस में। यही सब तो फीचर्स हैं जो फाइल सिस्टम के ऊपर ओवरकम कर जाती हैं। सबमिट करता हूँ, ये भी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्विज को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच। डेटा इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम, नहीं भाई डेटाबेस में जो है डेटा प्रोग्राम पे डिपेंडेंट नहीं होता। डेटा रिडंडेंसी इंक्रीजेस, नहीं डेटाबेस के केस में डेटा रिडंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। डेटा कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोग्राम, हाँ डेटाबेस के केस में जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स एक टाइम में सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर कैन नॉट एक्सेस डेटा कंकरेंटली, नहीं डेटाबेस में जो है मल्टीपल यूजर्स डेटा को एक्सेस कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे मैं बता दूं, अगर सपोज करिए आपका जो है फ्लिपकार्ट का जो है सर्वर चल रहा है, सपोज करिए यहाँ पे आपकी फ्लिपकार्ट की कंपनी है, यहाँ पे इसका बैकएंड पे कोई डेटाबेस है, डेटाबेस, और अगर एक ही यूजर एट अ टाइम इसको एक्सेस करेगा तो फिर तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, डेटाबेस जो क्या करता है, ये कंकरेंट एक्सेस देता है, एक ही साथ जो है ढेर सारे यूजर को एक्सेस देता है। तो यहाँ पे जो आपका हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मल्टीपल यूजर्स कैन नॉट एक्सेस डेटा कंकरेंटली, ये गलत होगा और हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसको सबमिट करते हैं गाइस, सबमिट करा, ये भी राइट है। देखिए अभी क्या है, अभी आपके क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट है तो आपके क्विजेस ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट जो है जैसे ही आप क्रिएट इंसर्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, प्राइमरी की वगैरह, तो वहां जो है आपका क्वेरीज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा इजी लगेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब क्वेरीज वाले में बढ़ेंगे तब तो हालत ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है थ्योरेटिकली चीजों को स्टडी करिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप स्टडी करिए फिर जो है क्विजेस को सॉल्व करिए। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रोवाइडेड बाय डीबीएमएस, प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम सिस्टम क्रैश। ये तो सबको पता है भाई, डीबीएमएस डेटा प्रोटेक्ट करता है सिस्टम क्रैश से। लो कॉस्ट एंड रन ऑन कमोडिटी हार्डवेयर, कॉस्ट तो लो नहीं होता, फाइल सिस्टम से तो लो होता ही नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है ऑथोराइज्ड एक्सेस, हाँ भाई यूजर क्रिएट करते हैं आप, यूजर को परमिशन देते हैं बेसिकली कि आप जो है यूजर को परमिशन, जो है एडमिन है वो क्या करता है, यूजर को परमिशन देता है कि वो इस टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, या इस डेटा के लिए परमिशन, इस डेटाबेस के लिए परमिशन देता है। तो बहुत तरीके से जो हम ऑथोराइजेशन को एक्सेस करते हैं बेसिकली। यहाँ पे एप्लीकेशन डिपेंडेंस ऑन स्टोरेज मैकेनिज्म, ऐसा तो नहीं है एप्लीकेशन डिपेंडेंट ऑन स्टोरेज मैकेनिज्म, डेटाबेस के केस में कहीं भी आपका डिपेंडेंस नहीं आएगा आपका जो है एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे यही दो मुझे लग रहा है सही है, तो इनको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए गाइस, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं कि यहाँ पे आपको बताएगा ये कार्डिनैलिटी क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और यहाँ पे जो ये हमारे कॉलम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, और ये जो हमारे रोज हैं इनको ट्यूपल बोलते हैं। एट्रीब्यूट या फील्ड्स भी बोल सकते हैं आप, और इसको जो हम ट्यूपल बोलते हैं। और नेक्स्ट जो कार्डिनैलिटी क्या होता है, कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं, और नंबर ऑफ ट्यूपल्स को जो हम बोलते हैं डिग्री। तो ये जो है ये सब चीजें जो है आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड, ट्यूपल वगैरह क्या जो भी आप यहाँ से थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन।
मैं सीधे मूव करता हूँ क्विज पे। यहाँ पे देखिए क्या है, रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है गाइस, टेबल्स का कलेक्शन होता है। रिलेशनल डेटाबेस में गाइस हम जो है हम बेसिकली डेटाबेस में हम जो है टेबल्स के फॉर्म में हम जो है डेटा को स्टोर करते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में गाइस ये जो पूरा का पूरा ये जो डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो हम रिलेशनल डेटाबेस को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, टेबल होगा हमारा, इसको सबमिट करते हैं, ये हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज इन अ टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप कौन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोचिए आप। सपोज करिए ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका कॉलम 1 है और यहाँ पे कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है, ठीक है गाइस। अब देखिए सेट ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब, पहला कॉलम में आपका वैल्यू ए है, बी है, सी है। अब इन सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप कौन दिखाता है। तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू है ए बी सी। अब इनके बीच का रिलेशनशिप कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये रो दिखा रहा है इनके बीच का रिलेशनशिप। तो कौन दिखाएगा आपका इनके बीच का रिलेशनशिप, रो। तो यहाँ पे इसके लिए जो आंसर होगा आपका, ये होगा आंसर आपका रो। और इसको सबमिट करते हैं हम गाइस, ये देखिए आंसर हमारा राइट है। तो यहाँ पे ये सब थोड़ा सा आपको सोचना है और आपको थ्योरेटिकल पार्ट को जो है स्टडी करना है, आपको सब पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। देखिए एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, कॉलम को या फील्ड वगैरह जो एट्रीब्यूट या फील्ड कॉलम को ही बोलते हैं। तो सेट ऑफ जो अलाउड वैल्यूज है उसको हम डोमेन बोलते हैं। जब आप थ्योरेटिकली जहां पे मैं दिखा रहा था कार्डिनैलिटी, वहीं पे लिखा हुआ है ये चीज, तो उसको सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज को हम जो है डोमेन बोलते हैं। इसको सबमिट करते हैं, देखिए हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए अभी आपको क्विजेज ही मिलेंगे, तो आप थोड़ा परेशान नहीं होइए, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए गाइस। आपको धीरे धीरे आपको बेसिकली क्वेरीज वगैरह भी मिलेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या होता, देखिए क्या लिखा हुआ, द एट्रीब्यूट वैल्यू दैट इज करेंटली अननोन इज। देखिए मैं वहां पे आप जब देखेंगे तो वहीं पे है ये, जहां कार्डिनैलिटी मैंने चेक करके बता रहा था कार्डिनैलिटी फील्ड रोज वगैरह, वहीं पे ये लिखा हुआ कि जब कोई भी किसी भी कॉलम का अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो वहां पे जो है आप नल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका नल होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कंसीडर रिलेशन सेल्समैन, और यहाँ पे कॉलम का जो है नेम दिया हुआ है। व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ अबव रिलेशन। कार्डिनैलिटी मैंने बताया था नंबर ऑफ रोज होता है गाइस, तो यहाँ पे रोज काउंट कर लीजिए, 4 रोज है, तो ये हमारा कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटी क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पूछ रहा है कंसीडर द अबव रिलेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अबव रिलेशन। डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लीजिए, 3 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री 3 होगा आपका। काफी सिंपल है गाइस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेट, आप जो है एंटिटी इंटीग्रिटी, 3 टाइप के इंटीग्रिटी है बेसिकली। इसको जो है आप स्टडी कर सकते हैं, डेटा को थोड़ा सा और अच्छा से एक्यूरेट करने के लिए बेसिकली हम जो एंटिटी वगैरह का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी में आपका जो प्राइमरी की आता है, ये हर रो को बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिर आता है आपका डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन में आपका जो है कॉलम पे बेसिकली जो कांस्टेंट आप लगा सकते हैं, तो एक तो चेक कांस्टेंट लगा सकते हैं, दूसरा डेटा टाइप अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो कॉलम बस उन्हीं डेटा टाइप के वैल्यूज को अलाउड करेगा और कोई और वैल्यूज अलाउ ही नहीं होंगे। अब सपोज करिए आपने नेम कॉलम डिक्लेयर करा है, उसमें कोई बंदा आके 1 2 3 4 भर जा रहा है, तो वो क्या है, वो आपका डेटा इनएक्यूरेट हो गया वहां पे। तो उसके लिए जो है आप डेटा टाइप का यूज कर लेते हैं। तो वहां पे अगर डेटा टाइप, अगर कोई स्पेसिफाइड डेटा टाइप लगा रहा है तो वो दूसरे वैल्यू को अलाउ ही नहीं करेगा। नेक्स्ट जो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, या फॉरेन की, आपको जो है किसी एक टेबल के डेटा को अगर दूसरे टेबल में ले जाना है तो आप जो फॉरेन की का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब काफी कैंडिडेट की वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप जो है इसके बारे में स्टडी कर लीजिए। सीधे मैं जो है क्विज पे मूव करूंगा। अगर आपको इन सब थ्योरी का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जो कैंडिडेट कीज, प्राइमरी की, ये सब जो बेसिक चीजें इनको भी कवर कर दूंगा एक अलग वीडियो में। तो यहाँ पे चलिए मूव करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल आर क्रिएटेड यूजिंग। देखिए 2 टेबल में रिलेशनशिप तभी क्रिएट होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप जो लगाएंगे वो क्या होता है, फॉरेन की से अप्लाई होता है। तो यहाँ पे फॉरेन की के चलते ही 2 टेबल में रिलेशनशिप बेसिकली क्रिएट होता है। यहाँ पे सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखिए आंसर राइट है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स अबाउट प्राइमरी के। प्राइमरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो, ये तो सही है भाई, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी की। नेक्स्ट, देयर कैन बी मोर देन 1 प्राइमरी की इन अ टेबल, ये बात गलत है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी की कॉलम इन 1 टेबल कैन बी रेफरेंस्ड बाय फॉरेन की कॉलम इन अनदर टेबल, हाँ ये सही है।
अगर आपने दूसरे टेबल में एक फॉरेन की बनाया है तो आपका जो है प्राइमरी की कॉलम जो है उसको जो है फॉरेन की कॉलम जो है रेफरेंस कर सकता है, उसके आइटम को बेसिकली वो फॉरेन की कॉलम जो है या फॉरेन की जो है वो अपने कॉलम्स के अंदर किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के डेटा को जो है स्टोर करा सकता है गाइस। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये सही है, प्राइमरी की कॉलम इन वन टेबल कैन बी रेफरेंस बाय फॉरेन की कॉलम इन अनदर टेबल, ये स्टेटमेंट सही है, हमको फॉल्स चाहिए। देखिए लास्ट क्या है, कॉलम विथ स्ट्रिंग डेटा टाइप कैन नॉट बी मेड प्राइमरी की बिकॉज दे आर लार्ज। ये तो काफी बकवास लाइन है, ये एकदम हो ही नहीं सकता, तो ये जो है आपका फॉल्स है। तो ये दोनों आपके जो है फॉल्स होंगे। चलिए देखिए हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्विज पे मूव करते हैं। द एंटिटी कस्टमर हैज 3 कैंडिडेट की। एक एंटिटी कस्टमर के पास 3 कैंडिडेट की हैं, कस्टमर आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, सजेस्ट द बेस्ट प्राइमरी की आउट ऑफ प्राइमरी की फॉर दिस एंटिटी। बोल रहा है सजेस्ट करो बेस्ट प्राइमरी की। अब देखिए बेस्ट प्राइमरी के क्या हो सकता है जो एकदम यूनिकली आइडेंटिफाई करा है हर कस्टमर को। आप सबको पता है किसी भी दो लोगों का जो है ईमेल आईडी सेम नहीं होगा, ना ही कॉन्टैक्ट नंबर। बट सपोज करिए आपको क्या यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है आपका गाइस, उस पे क्या होता है, एक आधार नंबर होता है। आधार कार्ड जो होता है आपका, उस पे एक आपका क्या होता है आधार नंबर, उस पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, आधार नंबर भी होता है, और उस पे शायद मुझे लग रहा है आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता नहीं है, उसमें शायद लिंक्ड होता है इंटरनली। बट यहाँ पे देखिए आपका क्या है, हर एक कस्टमर का एक कस्टमर आईडी है, हर एक कस्टमर का यूनिक आईडी है। जैसे आपका आधार है, पहले कस्टमर का एक कस्टमर आईडी सपोज करिए आधार कार्ड का नंबर है, दूसरे कस्टमर का यूनिक आईडी उसके दूसरे आधार कार्ड का नंबर है। हर एक कस्टमर का यूनिक आईडी क्या है, हर उसका आधार कार्ड का नंबर है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी की क्या यूज कर सकते हैं, प्राइमरी की बेसिकली बोल सकते हैं जो यूनिक हो, सबसे ज्यादा यूनिक हो, और मतलब एक वैल्यू भी दे, एक समझ में आए कि हर बंदे का यूनिक हो वो चीज। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है, बेसिकली हर बंदे के लिए कस्टमर आईडी यूनिक होगा, हर कस्टमर का एक यूनिक आईडी होगा इस। तो इससे जो है आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हर रो को। सपोज करिए हर कस्टमर का आईडी एक अलग है। अब सपोज करिए 1 ये आपका कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी का कॉलम है, ये आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हो गया, और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। ठीक है गाइस, अब कस्टमर आईडी इसका 1 है और यहाँ पे इसका नेम ए है और इसका टेलीफोन नंबर 98 है सपोज करिए। इसका कस्टमर आईडी 2 है और इसका ईमेल आईडी क्या है, b@ जो भी मान लीजिए, और इसका a@ जो भी, और इसका मोबाइल नंबर क्या है 982 ऐसे कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कस्टमर आईडी हर कस्टमर के लिए अलग है, तो इसको जो है आप प्राइमरी की रख सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे जो आप बेस्ट प्राइमरी की हम बोल सकते हैं कस्टमर आईडी। सबमिट करते हैं गाइज, यहाँ पे ये हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे गाइस नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, 2 टेबल हमारे पास दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की फॉर रिचार्ज प्लान टेबल। देखिए कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की उसको बोलते हैं जो हर रो को यूनिकली डिफाइन करे, हर रो को भाई यूनिक बताए, ऐसा की हमको चाहिए जो हर रो को यूनिकली देखे। तो यहाँ पे रिचार्ज प्लान टेबल में देखना है, इसमें देखना है गाइस हमको। तो यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ, ऑपरेटर कॉलम को हम देखें, ऑपरेटर कॉलम को देखें तो यहाँ पे 2 बार जो है एमटीएस रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हर रो यूनिक कहाँ से हुआ, इस कॉलम को अगर मैं रखूं कैंडिडेट की तो इसमें तो दो रो जो है रिपीट कर रहे हैं वैल्यू, तो ये तो यूनिक नहीं हुआ। प्लान टेबल को देखें तो यहाँ पे भी वैल्यू रिपीट कर रही है 3 बार, तो ये भी यूनिक नहीं हुआ, 3 रो में जो वैल्यू रिपीट हो रही है। नेक्स्ट देखिए ऑपरेटर और रिचार्ज टेबल को देखिए, कॉलम को देखिए, ऑपरेटर और रिचार्ज कॉलम। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस स्पेशल ये अलग है, एयरटेल स्पेशल अलग है, डोकोमो टॉपअप अलग है, एयरटेल टॉपअप अलग है, एमटीएस रेगुलर, ये एमटीएस और ये दोनों रेगुलर, ये दोनों रो सेम हो गए, तो यहाँ पे ये भी हमारा फेल हो गया। ऑपरेटर और प्लान्स को देखिए, ऑपरेटर और प्लान्स, रिलायंस और हमारा प्लान क्या है, फुल टॉक टाइम, एयरटेल फुल टॉक टाइम, डोकोमो टॉपअप, एयरटेल टॉपअप, एमटीएस टॉपअप, एमटीएस 3G। यहाँ पे ये अगर आप ये दोनों बेसिकली कॉलम्स को देखें तो गाइस यहाँ पे किसी में भी रो रिपीट नहीं हो रहा है, सिमिलर रो रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करा रहा है हर रो को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कैंडिडेट की होगा यहाँ पे गाइस। तो ये हमारा कैंडिडेट की क्या होगा, ऑपरेटर और रिचार्ज टाइप। इसको आपको सबमिट कर, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला था ऑपरेटर और प्लान, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा ऑपरेटर और प्लान। इसको सबमिट करिए, आपका देखिए आंसर राइट है। तो गाइस मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि आपको ऑपरेटर और प्लान क्यों होगा, ऐसा मत समझिए कि मैं उल्टा सीधा कुछ भी आंसर मार रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में क्या है, यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ द टेबल रिचार्ज पेमेंट।
इस टेबल का हमको प्राइमरी की खोजना है गाइस। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या होता है, हर रो को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करा है उसको प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका रिचार्ज आईडी हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप तो गाइस यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये एयरटेल एयरटेल रिपीट कर रहा है दोनों में, तो ये कहाँ से यूनिकली आइडेंटिफाई करा रहा है, ये दोनों दो रोज रिपीट हो जा रहा है। इस कॉलम में भी ये दो रोज रिपीट कर जा रहा है, और यहाँ पे भी ये दो रोज, यहाँ पे देखिए ये दो रोज की वैल्यू सेम है यहाँ पे बेसिकली। तो ये देख सकते हैं, ये जो आपका रिचार्ज आईडी एकदम परफेक्ट आपका प्राइमरी की होगा। तो इसको चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा रिचार्ज आईडी जो है एकदम परफेक्ट प्राइमरी की होना चाहिए। सबमिट करा हमने, आंसर देखिए हमारा यहाँ पे गाइस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट जो है हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्विज को, और यहाँ पे देखिए नया टेबल हमारा यहीं पे वही टेबल है बेसिकली। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, आइडेंटिफाई द फॉरेन की फॉर द टेबल रिचार्ज पेमेंट। रिचार्ज पेमेंट टेबल के लिए आपको फॉरेन की खोजना है। इसका मतलब कि जो आप फॉरेन की क्या होता है गाइस, अगर आपने किसी और टेबल में फॉरेन की रखा है तो वो क्या होगा, वो उसके जो वैल्यूज हैं वो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की से आ रहे हैं। इसका मतलब यही है गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर इस टेबल में फॉरेन की खोजना है तो हमारा वही कॉलम्स जो है वो हमारे यहाँ पे प्राइमरी की होना चाहिए। तो चलिए इस टेबल का हमारा प्राइमरी की क्या था, कैंडिडेट की हमारा क्या था, ऑपरेटर और प्लान हमने देखा था, ये दो हमारे कैंडिडेट की हैं। और यही दोनों मिलके जो है हमारे प्राइमरी की बनेंगे गाइस। यही दोनों जो है हमारे मिलके प्राइमरी की बनेंगे। और यहाँ पे जब ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनेंगे तो यहाँ पे इस टेबल का क्या बनेगा, फॉरेन की हमारा, यही दो कॉलम्स मिलके फॉरेन की बनेंगे हमारे इस टेबल में। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस फुल टॉक टाइम, रिलायंस फुल टॉक टाइम पहला रो, एयरटेल फुल टॉक टाइम और एयरटेल टॉपर, एयरटेल फुल टॉक टाइम, एयरटेल टॉपअप। देखिए इसी बेसिकली इसी प्राइमरी कीज के कुछ रोज को उठा के यहाँ पे इस फॉरेन की के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे इस टेबल में हमारा फॉरेन की क्या होगा, ऑपरेटर और प्लान। गाइज यहाँ पे अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है गाइज, आप थ्योरी को पढ़िए, और फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप जो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑपरेटर और प्लान जो होना चाहिए फॉरेन की होना चाहिए। सबमिट करें गाइज। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए कुछ बड़ा ही टेबल आ गया, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक टेबल आ गया। यहाँ पे देखिए 4 टेबल है, और गाइज यहाँ पे हमको बोल रहा है आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। चलिए ये भी कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है गाइज इसके अंदर। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई क्या करा रहा है, डिपार्टमेंट आईडी। आपका डिपार्टमेंट आईडी देखिए 1 और 2 है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करा रहा है। तो इस टेबल का प्राइमरी क्या हो गया, ये हो गया डिपार्टमेंट आईडी। इस टेबल का प्राइमरी की क्या होगा, इंस्ट्रक्टर आईडी। देखिए हर इंस्ट्रक्टर का आईडी अलग अलग है, तो इस टेबल का प्राइमरी की क्या होगा, इंस्ट्रक्टर आईडी जो कॉलम है ये हमारा प्राइमरी की कॉलम है, तो ये हमारा प्राइमरी की हो गया। वैसे ही यहाँ पे एलोकेशन का क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एलोकेशन को देखने से पहले यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये क्या है, हमारा कोर्स आईडी, हर कोर्स का अलग आईडी है। तो इस टेबल का हमारा क्या होगा, प्राइमरी की ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए कंसीडर एन एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एवरी डिपार्टमेंट हैज सेवरल इंस्ट्रक्टर। हर डिपार्टमेंट में सेवरल इंस्ट्रक्टर है, ठीक है गाइज, हर डिपार्टमेंट में आपके सेवरल इंस्ट्रक्टर हैं। और यहाँ पे देखिए कहा गया, एवरी डिपार्टमेंट हैज सेवरल इंस्ट्रक्टर बट इंस्ट्रक्टर कैन बी एसोसिएटेड विथ वन डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं, बट जो है हर जो इंस्ट्रक्टर है वो एक ही डिपार्टमेंट से जो है एसोसिएट होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विथ ओनली वन डिपार्टमेंट, one among the instructor would act as the head of department. Instructor are allocated to take in multiple classes. There are multiple instructors for a given course, various relationship sample वगैरह। चलिए ये सब दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखिए क्या बोलना था, पहले हमको प्राइमरी की खोजना था, प्राइमरी की मैंने खोज दिया। अब हमको क्या करना है, फॉरेन की या कैंडिडेट की भी बोल सकते हैं। तो गाइस कैंडिडेट की तो आप ऐसे खोज सकते हैं, देखिए कैंडिडेट की तो आपका डिपार्टमेंट नेम भी हो जाएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग नेम होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी कैंडिडेट की आपका डिपार्टमेंट नेम भी हो जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी भी हो जाएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग नेम होगा। वैसे ही आपका जो है इस टेबल में भी अगर आप देखें तो कोर्स नेम भी आपका जो है कैंडिडेट की हो जाएगा, क्योंकि हर कोर्स का अलग नाम होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे नेम जो है, यहाँ पे इस टेबल के अंदर नेम जो होता है वो आपका कैंडिडेट की नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस टेबल के हिसाब से देखें जो वैल्यूज डाला हुआ है तो उसके हिसाब से ये भी कैंडिडेट की ही होगा।
बट नेम को हम बेसिकली कैंडिडेट की इसलिए नहीं बोलते क्योंकि नेम जो है रिपीट कर सकता है गाइज। ऐसा नहीं है कि अगर आपका नेम पीयूष है सपोज करिए, तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे बंदे का भी नाम ना हो पीयूष। तो यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से जो डेटा, यहाँ पे गाइस इस टेबल में जो डेटा पड़ा है उस हिसाब से जो हम नेम को जो है कैंडिडेट की बोल सकते हैं, डेटा पड़ा। बट जनरली होता नहीं है गाइस। सपोज करिए आपका बहुत बड़ा डेटाबेस है, वहां पे जो है ऐसा नहीं है कि एक यूजर एक ही नाम से आएगा। वो हर मतलब दो यूजर का भी बेसिकली एक नाम हो सकता है, ऐसा कोई है नहीं। आपके क्लासेस में भी होता होगा ऐसे, जहां आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे भी दो लोग होंगे सेम नाम के। मैं मेरे क्लास में तो थे। तो यहाँ पे देखिएगा फिर क्या है, अब ये नेम तो यहाँ पे कैंडिडेट की डिक्लेयर कर सकता हूँ इसके हिसाब से, और यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ने भी हमारा कैंडिडेट की हो सकता है, और यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही क्लास नेम भी हमारा कैंडिडेट की होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एचओडी क्या है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ना था थोड़ा सा। स्टेटमेंट आप क्वेश्चन का अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वन अमंग द इंस्ट्रक्टर वुड एक्ट एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब इंस्ट्रक्टर क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इंस्ट्रक्टर जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये हमारे इंस्ट्रक्टर टेबल के, ये जो इंस्ट्रक्टर आईडी से। तो यहाँ पे एचओडी क्या होगा, ये हमारा फॉरेन की हो जाएगा इस टेबल का। समझ में आ रहा है गाइस। बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे वन अमंग द इंस्ट्रक्टर वुड एक्ट एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मतलब इंस्ट्रक्टर कॉलम, बेसिकली इंस्ट्रक्टर टेबल से ही कोई इंस्ट्रक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेगा। और वो कौन बना है, 11 और 12 ये दोनों हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने हैं। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, इस प्राइमरी की को बेसिकली रेफरेंस कर रहा हूँ इस टेबल में। तो यहाँ पे ये जो कॉलम होगा हमारा, ये फॉरेन की कॉलम होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस कॉलम में क्या है, यहाँ पे देखिए इस टेबल में, इंस्ट्रक्टर टेबल में, ये जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है हमारा, ये डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का वैल्यू यहाँ से आ रहा है। तो ये हमारा क्या प्राइमरी की, तो ये क्या होगा फॉरेन की। और किसको रेफरेंस करेगा, ये रेफरेंस करेगा डिपार्टमेंट टेबल को, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को। इस यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं, ये फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ईमेल आईडी भी, ईमेल जो है हमारा ये भी कैंडिडेट की का काम करेगा, क्योंकि हर बंदे का यूनिक ईमेल आईडी है यहाँ पे, और होता भी है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे क्या है हमारा एलोकेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोर्स आईडी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंस्ट्रक्टर आईडी। ठीक है गाइस, यहाँ पे कोर्स आईडी का वैल्यू कहाँ से आया, इस कोर्स टेबल से। तो ये क्या है, ये फॉरेन की का काम करेगा। और ये क्या करेगा, किसको रेफरेंस कर रहा है, ये रेफरेंस कर रहा है कोर्स टेबल को, कोर्स आईडी टेबल को, सॉरी कोर्स आईडी को रेफर कर रहा है। और यहाँ पे कोर्स टेबल से कोर्स आईडी को रेफर कर रहा है। और ये क्या है, इंस्ट्रक्टर आईडी, ये कहाँ से आएगा, ये भी फॉरेन की है, ये रेफर कर रहा है इंस्ट्रक्टर टेबल को, रेफर कर रहा है गाइस। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, इंस्ट्रक्टर आईडी की वैल्यूज इसके अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा कॉलम जो है फॉरेन की है, कौन कौन सा कॉलम जो है प्राइमरी की है। तो ये काफी सिंपल है, यहाँ पे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, आप जो है काफी आसानी से कर सकते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। आप जो स्टेटमेंट को ऊपर अच्छे से पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। तो गाइस ये था बेसिक एक्सरसाइज आपका, मैंने यहाँ पे इसको बता दिया ये कैसे होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर टेबल लिया हुआ है गाइस, अकाउंट टाइप लिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन लिया हुआ है, ट्रांजेक्शन टेबल, 3 टेबल लिए हुए हैं गाइस यहाँ पे। तो इसको देखिए क्या करना है, इसको स्टडी करना थोड़ा सा ऐसे मुश्किल होगा। आप जो है टेबल का हेल्प ले लीजिए, अगर आप टेबल को यूज कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगा वहां से। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है गाइस, इस लिंक को, ये जो है ये लिंक है, इसको कॉपी करिए। आप यहाँ से कॉपी करके आप एक नए टैब में इसको जो है ओपन कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे ओपन कर लीजिए। आपने क्या कर लेना है, इस लिंक को जो है नए टैब में ओपन कर लेना। अब जो नया टैब में ओपन करेंगे तो फिर से जो है ये कोर्स यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा, वो DBMS वाला। यहाँ पे देखो कोर्स ओपन हो गया है। अब नीचे जाइए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैं बताता हूँ डेटाबेस प्लेग्राउंड। यहाँ डे 10 में आपको जो है डेटाबेस प्लेग्राउंड मिलेगा, इस पे क्लिक करिए गाइस। और यहाँ पे एक जो है क्वेरी आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी लिख के। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, आपने अगर डेटाबेस प्लेग्राउंड खोल लिया तो ये जितने टेबल्स दिए हुए गाइस यहाँ पे कोर्स, कस्टमर, अकाउंट टाइप, ट्रांजेक्शन, ये सारे टेबल्स क्रिएटेड है पहले से। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका जो है पहला टेबल क्या था गाइस हमारा, यहाँ पे कस्टमर। तो यहाँ पे ये सारे टेबल्स इसके अंदर जो है क्रिएटेड है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे रन करिए, कस्टमर टेबल आपका दे देगा। तो देखिए ये आपका कस्टमर टेबल है, ये सारे डेटा है कस्टमर टेबल के अंदर।
अब देखिए क्या बोल रहा है guys, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको डेटा को चाहिए तो आप जो है वैसे डेटाबेस प्लेग्राउंड से आप जो है उसको डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कंसीडर अ बैंकिंग एप्लीकेशन वेयर कस्टमर हैव अकाउंट, कस्टमर के पास क्या है, अकाउंट है। क्या लिखा हुआ है, एवरी कस्टमर हैज यूनिक कस्टमर आईडी। देखिए यूनिक कस्टमर आईडी है गाइज, तो हर एक कस्टमर के पास अपना यूनिक कस्टमर आईडी है, तो यहाँ हमारा कस्टमर आईडी क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा इस टेबल का। कस्टमर आईडी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, अ कस्टमर कैन हैव मल्टीपल अकाउंट इन अ बैंक, मतलब एक कस्टमर का बैंक में मल्टीपल अकाउंट हो सकता है गाइज। यहाँ पे देखिए मल्टीपल कस्टमर कैन शेयर सेम अकाउंट नंबर, मतलब एक अकाउंट नंबर को ढेर सारे यूजर्स भी शेयर कर सकते हैं, शेयर सेम अकाउंट नंबर। अकाउंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, recurring account, etc. Minimum balance must be maintained in each of these account type. Customer can perform deposit and withdrawal transaction through various means like online, check, cash, etc. A transaction can be initiated by single customer. A customer must have name, address, email ID, contact number is optional. तो यहाँ पे contact number जो है guys optional कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉरेन की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। तो यहाँ पे नेम तो जो है आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, मैंने बताया था। यहाँ पे आप जो है कस्टमर टेबल को यहाँ पे आप चेक करिए, आपका जो है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके टेबल के अंदर नेम का जो है, नेम अगर आपका सिमिलर नहीं है तो आप कैंडिडेट की बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस टेबल में नेम जो है सिमिलर नहीं है, तो आप जो है नेम को कैंडिडेट की रख सकते हैं। बट जहां पे भी आपका नेम सिमिलर आ जाता है तो वैसे चांसेस होता है कि लोगों का नेम सिमिलर हो, तो इसके लिए हम जो है कैंडिडेट की उसको नहीं बनाते। एड्रेस भी सेम हो सकता है दो लोगों का। अब सपोज करिए एड्रेस सेम कैसे होगा मैं बताऊं। सपोज करिए एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, तो ये दोनों तो सेम घर में रहेंगे, तो ये दोनों का भी तो एड्रेस सेम हो जाएगा। तो ये यूनिक कहाँ हुए, ये कैंडिडेट की कहाँ हुआ, हर रो को यूनिक कहाँ से बता रहा है, तो एड्रेस तो नहीं होगा। ईमेल आईडी हो सकता है, ईमेल आईडी आपके कैंडिडेट की हो सकता है, और यहाँ पे ये कस्टमर आईडी भी आपका कैंडिडेट की होगा, क्योंकि प्राइमरी की क्या होता है गाइस, एक कैंडिडेट की से ही एक वैल्यू हम उठा लेते हैं जो काफी यूनिकनेस को बताता है, और इसके अंदर वैल्यूज नल नहीं होती, तो उसको जो हम प्राइमरी की बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की होगा वो तो कैंडिडेट की होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिए गाइस, ईमेल आपका कैंडिडेट की हो सकता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑप्शनल। तो कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो नल हो ही जाएगा, तो नल हो सकता है, तो भाई ये भी कैंडिडेट की आपका नहीं होगा। अकाउंट नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, मल्टीपल कस्टमर कैन शेयर सेम अकाउंट नंबर, तो ढेर सारे कस्टमर का सेम अकाउंट नंबर होगा, तो ये भी तो यूनिक नहीं हुआ, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं होगा। अकाउंट टाइप जो है ये भी कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है किसी 5 कस्टमर का सेविंग अकाउंट है, किसी दूसरे 5 कस्टमर का आपका करंट अकाउंट है, या जो भी है रेकरिंग अकाउंट वगैरह, तो ये भी जो है आपका बेसिकली हम बोल सकते हैं कैंडिडेट की नहीं होगा। ओपन डेट भी कैंडिडेट की नहीं होगा, ये तो सिंपल सी बात है भाई, एक दिन में 5 लोग अकाउंट खुलवा लेंगे तो वो तो कहाँ से सेम होगा, बेसिकली कहाँ से यूनिकनेस दिखाएगा, वो तो 5 लोगों का सेम डेट दिखाएगा, तो ओपन डेट भी हमारा ये कैंडिडेट की नहीं होगा। अब बात है यहाँ पे प्राइमरी की हमने खोज लिया गाइस, यहाँ पे आप अकाउंट टाइप को देखें तो अकाउंट टाइप जो है हमारा ये प्राइमरी की हो सकता है इस टेबल में, क्योंकि हर अकाउंट टाइप अलग अलग होगा जो भी है। तो यहाँ पे इस टेबल में ये हमारा क्या हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, और साथ ही साथ इसको हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं। और मिनिमम बैलेंस तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अकाउंट टाइप का मिनिमम बैलेंस अपना अलग अलग हो सकता है कि 2 अकाउंट का मिनिमम बैलेंस सेम हो। अब सपोज करें करंट और सेविंग का मिनिमम बैलेंस अगर सेम हो जाए तो वो तो आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, यूनिकनेस को नहीं बताएगा, 2 रोज में सेम वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे वैसे ट्रांजेक्शन आईडी आपका प्राइमरी की होगा गाइस, ट्रांजेक्शन आईडी, क्योंकि ये हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग होगा, और इसको हम कैंडिडेट की भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सेकेंड क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन टाइप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया होता तो हम जो इसके बारे में जान भी लेते हैं। तो यहाँ ट्रांजेक्शन डेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। चेक नंबर आपका जो है कैंडिडेट की हो सकता है, चेक नंबर, हर चेक का अलग अलग नंबर होता है, और हर चेक नंबर जो है आपका कैंडिडेट की हो सकता है। अकाउंट नंबर तो ये कैंडिडेट की नहीं हो, क्योंकि ये बोला गया है कि बेसिकली आप सपोज करिए एक दिन में ट्रांजेक्शन, एक ही अकाउंट से एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लिए, तो अब क्या होगा, वो हर रो में वही अकाउंट नंबर रिपीट हो जाएगा, तो ये आपका कैंडिडेट की नहीं होगा। नेक्स्ट जो अमाउंट तो होगा ही नहीं कैंडिडेट की। और यहाँ पे कस्टमर आईडी
तो इसके अंदर जो है कैंडिडेट की नहीं होगा। इसके अंदर ये कस्टमर आईडी क्या करेगा, फॉरेन की का काम करेगा क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, इस कस्टमर टेबल से वैल्यूज आएंगी और इस कस्टमर आईडी को जो कि प्राइमरी की है कस्टमर टेबल के अंदर उसको रेफरेंस करेगा ये। सिमिलरली गाइस यहाँ पे इस कस्टमर को बेसिकली कस्टमर टेबल के अंदर जो अकाउंट टाइप कॉलम है ये कहाँ किसको रेफर करेगा, इस अकाउंट टाइप को रेफर करेगा। अब इसको हटा लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे ये अकाउंट टाइप जो है ये क्या है हमारा प्राइमरी की, इसको रेफर करेगा ये हमारा ये अकाउंट टाइप जो है कि ये हमारा है फॉरेन की, इस टेबल की, ये कस्टमर टेबल का फॉरेन की का काम करेगा। वैसे ही यहाँ पे ये कस्टमर आईडी ये क्या करेगा, फॉरेन की का काम करेगा और ये किसको रेफर करेगा, इस कस्टमर आईडी को जो कि प्राइमरी की है हमारा। तो यहाँ पे आप जो है अगर चीजों को नहीं एनालाइज कर पा रहे गाइस तो आप जो है पेन पेपर लीजिए, टेबल बनाइए और समझिए चीजों को। बेसिकली आपको प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपका जैसे प्रोग्रामिंग में आप बेसिकली क्वेरीज वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है फॉरेन की, कैसे रेफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये है एंटिटी फ्रेमवर्क। आपको जो ये क्रोफुट नोटेशन वगैरह इनके बारे में आपको जो है स्टडी कर लेना है। अगर आप स्टडी कर लेते हैं गाइस तो आप जो है फिर आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्विजेस वगैरह को सॉल्व करिए मेरे साथ। और गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो गाइस यहाँ पे हम जो करेंगे ये वाला सवाल, इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज वन and only one instance of first entity is related to zero or many instance of second entity, which of the following symbol is a crowfoot notation represent a relationship। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कौन सा रिलेशन क्रोफुट नोटेशन बता रहा है ये रिलेशनशिप को। तो आप जो है थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो ये आंसर बी है। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ये आपको काफी इजी सवाल है, आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे स्विच करते हैं। यहाँ पे गाइस क्या लिखा हुआ, इन अ मेनी टू वन रिलेशनशिप द प्राइमरी की ऑफ वन एंटिटी एक्ट एज फॉरेन की ऑन विच साइड। मतलब प्राइमरी की एक एंटिटी का फॉरेन की किस साइड पे एक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे गाइस दो टेबल, सपोज करिए आप यहाँ पे दो टेबल ले लीजिए या एक एक कॉलम जिसके अंदर है वैल्यू। तो यहाँ पे इसके अंदर एक कॉलम है और इसके अंदर दो कॉलम का वैल्यू है। सपोज करिए ये क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी है, ट्रांजेक्शन आईडी, और यहाँ पे गाइस आपका एक है कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे आपने लिखा कस्टमर आईडी, ठीक है गाइस। अब ये देखिए कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर तीन कस्टमर है और इस ट्रांजेक्शन आईडी के सपोज करें ट्रांजेक्शन ए बी सी, और ट्रांजेक्शन ए और बी पहला कस्टमर कर रहा है और सी क्या कर रहा है, दूसरा कस्टमर। तो इस साइड क्या है वन और इधर क्या है मेनी। तो ऐसे रिलेशनशिप क्या है वन से मेनी, ये 0 से 1। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, इन अ मेनी टू वन रिलेशनशिप द प्राइमरी की ऑफ वन एंटिटी एक्ट एज फॉरेन की ऑन विच साइड। फॉरेन की का काम किस साइड करेगा, जिधर मेनी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इस साइड मेनी रिलेशनशिप है तो ये क्या है प्राइमरी की, आपका ये क्या करेगा प्राइमरी की का काम करेगा और ये क्या काम करेगा फॉरेन की का काम करेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। सबमिट करते हैं इसको, देखिए आंसर हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या बोल रहा है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज यूजुअली रिजल्ट इन हाउ मेनी टेबल्स। बोल रहा है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है तो कितने टेबल बनेंगे। सिंपल है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। सपोज करिए यहाँ कस्टमर आईडी है और कस्टमर नेम है, ठीक है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मतलब एक कस्टमर जो है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे व्हीकल आईडी और यहाँ पे व्हीकल नेम, ठीक है गाइस, व्हीकल नेम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी 1 2 3 ले लीजिए और यहाँ पे कस्टमर नेम ए बी सी, और यहाँ पे व्हीकल आईडी V1 V2 V3, और यहाँ पे व्हीकल नेम समझ लीजिए ए बी सी और DEF GHI, सपोज कर लीजिए ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, इसका मतलब एक कस्टमर जो है एक से ज्यादा व्हीकल से रिलेटेड हो सकता है और एक व्हीकल एक से ज्यादा कस्टमर्स के पास हो सकता है। तो इसके रिलेशनशिप को आप कैसे शो करेंगे, कस्टमर आईडी और व्हीकल आईडी ऐसे शो करेंगे रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए आप कितना टेबल यूज कर रहे हैं, 1 2 3 तीन टेबल यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक कस्टमर, पहला कस्टमर जो है पहले V1 व्हीकल से अटैच्ड है, या पहला कस्टमर जो है एक से ज्यादा व्हीकल से अटैच हो सकता है। वैसे सिमिलरली आपका जो है व्हीकल 3 जो है आपका ये क्या है 2 से अटैच्ड है, और यहाँ पे व्हीकल 1 भी है क्या है 2 से अटैच है। तो ये क्या है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो इसके लिए जो है आप नंबर ऑफ टेबल्स कितना यूज कर रहे हैं, 3। तो हमारा ऑप्शन ये थर्ड होना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं गाइस। और यहाँ पे ये आप जब पढ़ेंगे थ्योरेटिकल चीजें तो वहां पे भी आपको ये चीज दिया हुआ है, आपको एकदम पता लग जाएगा।
यहाँ पे 3 पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर राइट है गाइज। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है गाइज हमारा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ गाइज आप जो है इस असाइनमेंट को आप जो है चेक करें। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप जो इस असाइनमेंट को चेक करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करूंगा मैं। आप जो ये टेबल्स को चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आप एक और टैब खोल लीजिए और यहाँ पे डेटाबेस प्रोग्राम को खोलिए जो आपका डे 10 में दिया हुआ है। यहाँ पे डे 10 में आप देखेंगे, यहाँ पे डे 10 को खोलेंगे, यहाँ पे डे 10 पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिएगा डेटाबेस आपका प्लेग्राउंड दिया हुआ है। वहां पे जो है आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक टेबल को ओपन करिए और एनालाइज करिए बेसिकली कौन सा प्राइमरी की है, कौन सा कैंडिडेट की है, कौन सा फॉरेन की है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। और तब तक के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं और कोई असाइनमेंट्स हमारा तो है यहाँ पे। हाँ, अभी और असाइनमेंट्स रहते हैं हमारे यहाँ पे, क्विजेज रहते हैं, तो उसको हम जो है यहाँ पे कवर करेंगे गाइस। चलिए क्विज को कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे हमारा क्विज क्या बोल रहा है, कंसीडर एन एप्लीकेशन फॉर क्लब मेंबरशिप। क्लब मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन है। देयर आर मेनी क्लब एट डिफरेंट लोकेशन। बोल रहा है बहुत सारे क्लब हैं अलग अलग लोकेशन पे। अ क्लब कैन हैव मेनी मेंबर्स। बोल रहा है एक क्लब जो है बहुत सारे मेंबर्स को रख सकता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है क्लब, और इसके पास जो है बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। एक क्लब के पास बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ईच मेंबर बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर क्लब हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। हर मेंबर जो एक क्लब से बिलोंग कर रहा है उसको यूनिक आइडेंटिटी मिला हुआ है। द मेंबर आईडी कैन बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लब। बोल रहा है कि हर क्लब का मेंबर आईडी डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। द बिलो आर रिलेटेड रिलेशंस क्रिएटेड। देखिए ये 2 टेबल क्रिएट करा हुआ है। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ द क्लब रिलेशन। क्लब का हमको जो है प्राइमरी की खोजना है। तो गाइस देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हर क्लब का अलग अलग क्लब आईडी है। मतलब और क्या है, हर मेंबर को एक आईडी दिया हुआ है और ये आईडी क्या होता है, सेम हो सकता है, या तो अगर दूसरे क्लब से क्लब 1 और क्लब 2 का दोनों का आईडी सेम हो सकता है, दोनों के मेंबर का आईडी सेम हो सकता है। बट यहाँ पे क्लब आईडी जो है हर क्लब का अलग अलग है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है क्लब आईडी जो है हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए हर यहाँ पे क्लब आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर है क्योंकि ये क्लब आईडी हर क्लब का यूनिक है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वही टेबल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ मेंबर। बोल रहा है गाइस कि मेंबर टेबल का जो मेंबर रिलेशन जो है मेंबर टेबल का, उसका हमको जो है प्राइमरी की बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की उसका कैसे बताएंगे मेंबर का। देखिए बोल रहा है कि मेंबर जो है 2 क्लब का, बेसिकली 2 क्लब का जो मेंबर आईडी है वो सेम हो सकता है। ठीक है, 2 क्लब का मेंबर आईडी सेम है। तो यहाँ पे देखिए एक मेंबर, सपोज करिए यहाँ पे एक ही बंदा है, ये 2 क्लब में जा रहा है, ये C1 क्लब है और ये C2 क्लब है। ठीक है, और इसका क्लब आईडी सपोज करिए C1 ही है, इसका क्लब आईडी क्या है C1 और इसका क्लब आईडी C2 है। और इस मेंबर का मेंबर आईडी क्या है M1, जो कि दोनों क्लब के लिए सेम है। तो यहाँ पे अगर मेंबर आईडी अगर आप प्राइमरी की रखेंगे तो ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कराएगा भाई, क्योंकि ये मेंबर क्या है, इस कॉलम से भी लिंक्ड है, इस कॉलम से भी लिंक है, तो ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। बेसिकली दोनों क्लब से लिंक्ड है। तो अगर आप ऐसे वैल्यू लिखेंगे मेंबर आईडी और क्लब आईडी, तो M1 क्या है C1 से भी लिंक्ड है और M1 क्या है C2 से भी लिंक्ड है। तो ये 2 रो को यूनिकली कहाँ से डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कब कर रहा है गाइस, अगर ये सिंगल रखेंगे तो ये कभी यूनिकली नहीं आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू रिपीट कर रहा है। बस यूनिकली कब आइडेंटिफाई करेगा, ये दोनों को अगर आप साथ में रखें, क्लब और मेंबर आईडी को। तो यहाँ पे क्लब और मेंबर आईडी जो होना चाहिए ये हमारा प्राइमरी की होना चाहिए, क्लब आईडी और मेंबर आईडी। सबमिट करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा राइट है। तो यही सब बेसिक चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, यही सब चीजों पे आपको फोकस करना है। अगर आपको काफी सिंपल लग रहा है तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। बस इसके लिए आप जो है थ्योरेटिकली आपको बेसिकली क्लियर रखना है आपका कॉन्सेप्ट, और अगर आप थ्योरेटिकली क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका, तो आप जो है काफी आसानी से जो है एनालाइज करिए चीजों का, आप आसानी से ये जो है क्विजेज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, वही रिलेशन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉरेन की फॉर क्लब रिलेशन। क्लब रिलेशन के लिए फॉरेन की क्या होगा, तो भाई क्लब आईडी का, भाई क्लब जो है क्लब का, उसका क्लब आईडी यूनिक है हर क्लब का। तो ये क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की है, तो यहाँ पे फॉरेन की क्या होगा, क्लब रिलेशन का। क्लब रिलेशन के लिए गाइस यहाँ पे देखिए एक तो लिखा हुआ है क्लब आईडी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूसरा मेंबर क्या है, मेंबर टेबल में क्या है क्लब आईडी दिया हुआ है, मेंबर टेबल में भी क्लब आईडी दिया हुआ है। और मेंबर टेबल देखिए एक मेंबर क्या है, एक मेंबर एक से ज्यादा क्लब से लिंक्ड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा फॉरेन की एग्जिस्ट तो होगा ही, और वो क्या होगा हमारा क्लब आईडी। यहाँ पे क्लब
सॉरी, क्लब टेबल में क्या है गाइस, यहाँ पे क्लब टेबल में क्लब आईडी दिया हुआ है और नेम में क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ क्लब दिया हुआ है शायद। यहाँ पे क्या लिखा, क्लब मेंबरशिप, देयर आर मेनी क्लब्स एट डिफरेंट लोकेशन, क्लब कैन हैव मेनी मेंबर ईच। तो यहाँ पे क्लब, पहला क्लब टेबल में क्या दिया हुआ, क्लब आईडी और नेम। तो ये क्या है, क्लब आईडी है और ये नेम क्या है, बेसिकली आपका क्लब का नेम है। तो यहाँ पे इस टेबल में मुझे कोई फॉरेन की दिख नहीं रहा है शायद यहाँ पे, तो इसमें फॉरेन की होना नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं जहां तक देख रहा हूँ। तो इसका जो है फॉरेन की डज नॉट एग्जिस्ट होगा मुझे लग रहा है। तो इसको चलिए करके देखते हैं, और यहाँ पे ये काफी सिंपल है, आप एनालाइज करिए चीजों का, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेरी देखते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है ये कैसे राइट है गाइस, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे बस मैं ये क्विजेस को सॉल्व करने के लिए वीडियो बता रहा हूँ, और जहां तक पॉसिबल है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, और ये वीडियो काफी लंबा चला जाएगा अगर मैं इसमें एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट है अगर आपको गाइस, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपका 100% डाउट क्लियर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द फॉरेन की फॉर द मेंबर रिलेशन। मेंबर रिलेशन के लिए मतलब इस टेबल के लिए फॉरेन की खोजना है आपको। इस टेबल के लिए अगर फॉरेन की खोजे तो आपका क्लब आईडी क्या है, फॉरेन की हो जाएगा। क्लब आईडी क्या है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्लब आईडी क्या है, ये क्लब आईडी इस टेबल का क्या है, प्राइमरी की। हर क्लब का क्लब आईडी अलग है। अब देखिए मेंबर का मैंने क्या बोला था, M1 जो है C1 क्लब से भी अटैच हो सकता है या C2 क्लब से भी अटैच हो सकता है M1। वैसे ही सपोज करिए M2 क्या है, ये भी C1 से अटैच है। तो ये क्या है, ये क्लब आईडी का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये इस क्लब टेबल के क्लब आईडी से वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, फॉरेन की क्या होगा, हमारा क्लब आईडी हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं गाइस, हमारा फॉरेन की एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्या होगा, फॉरेन की हमारा क्लब आईडी। सबमिट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हमारा एकदम राइट है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपको दे रहा हूँ मैं साथ ही साथ कि कैसे ये मैं राइट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का मारे जा रहा हूँ या मैंने चेक कर रखा है आंसर। तो यहाँ पे देखिए गाइस, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से 3 टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट आईडी, नेम, एड्रेस वगैरह, ये जो है आप स्टडी कर लीजिए। मैं सीधे यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। कंसीडर एन एप्लीकेशन इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हियर अ पार्टिसिपेंट कैन इनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। एक पार्टिसिपेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल कर सकता है। ये पार्टिसिपेंट आईडी यहाँ से मुझे पता लग गया, ये प्राइमरी की है, और यही पार्टिसिपेंट यहाँ पे फॉरेन की का काम कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, फॉरेन की, मतलब ये क्या है, फॉरेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अ कोर्स कैन बी इनरोल्ड बाय मेनी पार्टिसिपेंट, मतलब एक कोर्स में है बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है इनरोल कर सकते हैं गाइस। ये बोल रहा है एक कोर्स में है एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, असेसमेंट कैन आर कंडक्टेड फॉर कोर्स एंड मार्क्स आर अवॉर्डेड टू पार्टिसिपेंट। ठीक है, असेसमेंट कंडक्ट हो रहा है कोर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे कोर्स के लिए असेसमेंट कंडक्ट हो रहा है, तो ये कोर्स आईडी क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की है इस कोर्स टेबल का, और यहाँ पे भी हमने क्या करा है, कोर्स को यूज करा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन की हो जाएगा इस टेबल में। ये इसको रेफरेंस करेगा, इस कोर्स टेबल पे, बेसिकली कोर्स टेबल को रेफरेंस करेगा ये। और ये पार्टिसिपेंट किसको रेफर करेगा, या पार्टिसिपेंट आईडी के को रेफर करेगा जो पार्टिसिपेंट टेबल में है। अ पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू टेक असेसमेंट ओनली वंस फॉर अ कोर्स। एक पार्टिसिपेंट जो है एक कोर्स के लिए एक ही बार अलाउ हो रहा है। A participant can enroll for a course only for if he or she is taken the prerequisite course। मतलब पार्टिसिपेंट तभी अलाउड होगा जब वो उसने प्री रिक्विजिट कोर्स ले लिया है। द बिलो रिलेशनशिप और ऐसे ऐसे जो भी है दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे गाइस। अब देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ पार्टिसिपेंट रिलेशन। इस टेबल का प्राइमरी की क्या होगा, पार्टिसिपेंट आईडी, वो सबको पता है, सिंपल है, वो तो ऐसे ही दिख रहा है गाइस। यहाँ पे सबमिट करिए, देखिए पार्टिसिपेंट आईडी है, हमारा आंसर राइट होगा। इसको सबमिट करते हैं। नेट डिस्कनेक्ट कर गया गाइस, इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ मैं और वापस इस वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। अब मैंने वापस से नेट कनेक्ट कर लिया है। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे सबमिट करा, यहाँ पे देखिए आंसर राइट है गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्विज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्विज, इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ गाइस, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि जो है नेक्स्ट क्विज में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखिए वही सारे टेबल्स आए, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की फॉर असेसमेंट रिलेशन, मतलब इस टेबल का हमको प्राइमरी की खोजना है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा इस। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि मुझे कैसे याद हो जा रहा है, आपको नहीं याद हो पा रहा है। तो गाइज ये मैंने जो है अपने ट्रेनिंग फेज में जो है इसको पूरा कंप्लीट करा हुआ है, पूरा पूरा कम से कम 3 से 4 बार करा हुआ है। तो आपका भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू टेक असेसमेंट ओनली वंस।
ठीक है गाइज, एक पार्टिसिपेंट जो है एक ही बार अलाउ किया जा रहा है एक असेसमेंट लेने के लिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, अ पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू टेक असेसमेंट ओनली वंस फॉर अ कोर्स। मतलब क्या है, एक कोर्स के लिए जो है पार्टिसिपेंट एक ही अलाउड है। तो इस टेबल का प्राइमरी की क्या होगा, मतलब एक कोर्स अगर आपका कोर्स C1 है तो पार्टिसिपेंट अगर आपका क्या होगा P1 ही अलाउड होगा, C1 के लिए कोई और P2 अलाउड नहीं होगा। एक कोर्स के लिए एक ही पार्टिसिपेंट अलाउड होगा गाइस। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू टेक असेसमेंट ओनली वंस फॉर अ कोर्स। किसी एक कोर्स के लिए एक ही बार ले सकता है ये बेसिकली पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी की क्या होना चाहिए हमारा, कोर्स और पार्टिसिपेंट होना चाहिए यहाँ पे। चलिए इसको चेक करते हैं गाइस, हमारा क्या है प्राइमरी की, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पहला हमारा क्या है, कोर्स, और दूसरा क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेंट। कोर्स और पार्टिसिपेंट सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर राइट है। तो काफी सिंपल है। आपको यहाँ पे अगर आप मतलब ऐसे वंडर कर रहे हैं कि भाई ये मैंने कैसे कर दिया, तो ये काफी सिंपल चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या वही टेबल है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की फॉर द कोर्स रिलेशन। अब बोल रहा है इस टेबल के लिए प्राइमरी की खोजना है आपको। ठीक है गाइस, इस टेबल के लिए प्राइमरी की खोजना है, तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट वापस से पढ़ना पड़ेगा। अ कोर्स कैन बी इनरोल्ड बाय मेनी पार्टिसिपेंट, मतलब एक कोर्स को जो है, ये कोर्स आईडी जो है, इसको ढेर सारे पार्टिसिपेंट एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, असेसमेंट कैन बी कंडक्टेड, असेसमेंट आर कंडक्टेड फॉर कोर्स एंड मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर टू द पार्टिसिपेंट। अ पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू टेक द असेसमेंट ओनली once for a course। और यहाँ पे a participant can enroll for a course only if he or she has taken the prerequisite course। मतलब बोल रहा है कि कोई भी पार्टिसिपेंट तब भी अलाउड होगा जब उसने प्री रिक्विजिट कोर्स ले रखा है। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे प्री रिक्विजिट कोर्स, आपका जो कोर्स, इसके अंदर क्या होगा, कोई कोर्स आईडी होगा। तो यहाँ पे अब हमको क्या बताना है, यहाँ पे प्राइमरी की बताना है इस कोर्स टेबल का। तो इस कोर्स टेबल का भाई सबको पता है, हर कोर्स का कोर्स आईडी अलग होगा। तो इस टेबल का प्राइमरी की क्या होगा, आपका जो कोर्स आईडी होगा वही होगा इस टेबल का प्राइमरी की। चलिए इसको कोर्स आईडी करते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये राइट आंसर है, क्योंकि हर कोर्स का कोर्स आईडी अलग होगा। इसमें सोचना ही नहीं था, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इसमें स्टेटमेंट तो पढ़ना ही नहीं है। फिर भी आपको स्टेटमेंट पढ़ने की आदत लगा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई भी स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, ऐसे ही अंदाजे आंसर आप मार दीजिए, तो वो गलत हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। क्या नेक्स्ट देखिए गाइज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ गाइज, ये आपका टेबल्स है, ये ढेर सारा टेबल है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द फॉरेन की फॉर पार्टिसिपेंट रिलेशन। पार्टिसिपेंट टेबल में फॉरेन की क्या है। अब आप स्टेटमेंट मैंने देखिए यहाँ पे 3-4 बार पढ़ लिया है आपका जो सॉल्व करने के समय। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट पढ़िए तो इस टेबल में कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो किसी और कॉलम से डिराइव हो रहा है। तो यहाँ पे तो फॉरेन की है ही नहीं। यहाँ पे मैं फॉरेन की डज नॉट एग्जिस्ट करता हूँ और इस पे सबमिट करता हूँ। ये देखिए आंसर सही भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस टेबल में कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो दूसरे टेबल से आ रहा है। तो यहाँ पे फॉरेन की का होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द फॉरेन की फॉर असेसमेंट रिलेशन। असेसमेंट के अंदर फॉरेन की क्या क्या है। देखिए असेसमेंट के अंदर गाइज यहाँ पे बात करूं, असेसमेंट के अंदर बात करूं तो यहाँ पे ये जो आपका कोर्स है, ये कोर्स के अंदर कोर्स आईडी यहाँ से आएगा। तो ये क्या है, ये फॉरेन की हो गया। ये क्या है आपका फॉरेन की हो गया, जो कि इस टेबल से आ रहा है। और वैसे ही ये पार्टिसिपेंट क्या होगा, ये भी आपका फॉरेन की हो गया। ये कहाँ से आ रहा है, इस पार्टिसिपेंट टेबल के पार्टिसिपेंट आईडी से। तो यहाँ पे 2 फॉरेन की होंगे हमारे, और वो कौन कौन से होंगे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये होगा आपका जो कोर्स, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट, ये दोनों होंगे कोर्स और पार्टिसिपेंट। आपको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना है कोर्स और पार्टिसिपेंट, और सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए ये भी आंसर हमारा सही है। तो काफी सिंपल है गाइज, काफी सिंपल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस, आप जो है सर्टिफिकेशन एकदम आराम से क्लियर कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और एकदम इन्फोसिस का सर्टिफिकेट आपके हाथ में। और सर्टिफिकेट ही नहीं गाइस, आपके पास जॉब, बेसिकली इंटरव्यू का मौका मिलेगा आपको। अब कंपनी आएगी नहीं प्लेसमेंट के लिए, आप जो है एलिजिबल होंगे। अगर आप क्लियर कर रहे हैं इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, आपके पास टैलेंट है। ऐसे ही नहीं क्लियर कर लेता कोई भी सर्टिफिकेशन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉरेन की फॉर द कोर्स रिलेशन। अब बोल रहा है इस टेबल के अंदर भाई फॉरेन की बताओ। इस टेबल के अंदर हमको क्या करना है, फॉरेन की बताना है। अब इस टेबल के अंदर कोर्स आईडी हमारा प्राइमरी की है, और यहाँ पे क्या है, फिर डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन वगैरह ये सब दिया हुआ है। इसके अंदर प्राइमरी की क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है। ये प्री रिक्विजिट के अंदर क्या बताना है, यहाँ पे इसके लिए स्टेटमेंट मैं वापस से पढ़ूंगा, मुझे ध्यान में नहीं है।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टिसिपेंट कैन इनरोल फॉर अ कोर्स ओनली इफ ही और सी हैज टेकन प्री रिक्विजिट कोर्स। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट कोर्स, ये बेसिकली क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, एक कोर्स है, इसके अंदर क्या है, आपका पार्टिसिपेंट का नाम आएगा, कौन कौन सा पार्टिसिपेंट जो है प्री रिक्विजिट कोर्स ले लिया है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट का नाम है, तो ये क्या है, ये बेसिकली फॉरेन की हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप यहाँ पे जाइए, टेबल देख लीजिए, सबसे बढ़िया मैंने बताया था दूसरा लिंक। यहाँ पे क्या है, कौन सा टेबल है हमारा, कोर्स टेबल। यहाँ पे आप क्या करिए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पे आप जो है रन कर लीजिए। ये टेबल का व्यू अलाउड नहीं है बेसिकली, और इसका मतलब क्या है, ये टेबल जो है हिडन है, मतलब ये बेसिकली ये टेबल क्रिएटेड नहीं है। डेटाबेस प्लेग्राउंड में ये टेबल जो है शायद हमारा क्रिएटेड नहीं है। कोर्स ही है शायद, मुझे लग रहा है। हाँ कोर्स, स्पेलिंग भी सही लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दोगे कहीं कभी कभी आप, तो जो प्रॉब्लम हो जाता है। रन करके देखते हैं, शायद ये टेबल इसमें बना नहीं है डेटाबेस में। तो ये टेबल अगर, इसका मतलब आगे कहीं यूज नहीं आएगा, तभी ये डेटाबेस प्लेग्राउंड के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्री रिक्विजिट के अंदर क्या है, प्री रिक्विजिट कोर्स जो है उस पार्टिसिपेंट को करा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट में आपको जो पार्टिसिपेंट का पार्टिसिपेंट आईडी ही होगा। तो मुझे लग रहा है ये प्री रिक्विजिट क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन की हो जाएगा, जो इस पार्टिसिपेंट आईडी को रेफर करेगा। तो यहाँ फॉरेन की होना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की हमारा प्री रिक्विजिट होना चाहिए। चलिए इसको सबमिट करते हैं। ये देखिए आंसर हमारा राइट है गाइस, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट को प्री रिक्विजिट कोर्स लेना है, और यहाँ पे प्री रिक्विजिट कॉलम में वही पार्टिसिपेंट्स का पार्टिसिपेंट आईडी होगा जिन्होंने प्री रिक्विजिट कोर्स ले रखा है। तो ये काफी सिंपल है, थोड़ा सा इसको समझना है गाइस, थोड़ा सा बस समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्विज पे। नेक्स्ट क्विज यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल आने लगा है। यहाँ पे देखिए, जोहो लिमिटेड जो भी फर्म डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट डोमेन हैव गेमिंग जोन इन डिफरेंट लोकेशन। इनका गेमिंग जोन है डिफरेंट लोकेशन पे। ड्यू टू ग्रोथ इन बिजनेस द फर्म डिसाइडेड टू यूज रिलेशनल डेटाबेस टू स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड डे टू डे ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन। एज पर बिजनेस सिनारियो कस्टमर रिलेशन इज डिफाइंड विद कस्टमर आईडी। देखिए तीन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट है जो हमारे कस्टमर टेबल के अंदर होंगे। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी हमारा प्राइमरी की होगा, ये आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। वाइल कस्टमर आईडी एंड ईमेल एड्रेस आर यूनिक फॉर एवरी कस्टमर, ये सबको पता है, ईमेल आईडी सबका अलग होता है, कस्टमर आईडी भी अलग होता है। द बिजनेस रिक्वायरमेंट सेज दैट it is not mandatory for a customer to provide his email id। ईमेल आईडी बोलना मैंडेटरी नहीं है, तो एक ही चीज बनता है आपके पास, कस्टमर आईडी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट। कस्टमर आईडी ईमेल आईडी, कस्टमर आईडी ईमेल आईडी में कैन बी इंडिविजुअली बिकम कैंडिडेट की। ईमेल आईडी तो कैंडिडेट की होगा ही नहीं, क्योंकि इसको अगर आप नल कोई भी फील्ड को छोड़ देते हैं तो वो कैंडिडेट की में नहीं आता। कैन इंडिविजुअली बिकम कैंडिडेट की, नहीं ये भी नहीं होगा। जब ईमेल आईडी साथ में आया अगर, तो कैंडिडेट की होगा ही नहीं। द रिलेशन डज नॉट हैव एनी कैंडिडेट की, ये भी गलत है, क्योंकि आपका प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की कस्टमर आईडी, और जो प्राइमरी की है वो कैंडिडेट की भी है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट कस्टमर आईडी इज द कैंडिडेट की एज वेल एज द प्राइमरी की, ये सही है। कस्टमर आईडी हमारा जो है कैंडिडेट की भी होगा और प्राइमरी की भी होगा। इसको क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्विज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए ऐसे ही बड़े बड़े क्विजेज आएंगे थोड़े से, और ऐसे ही आते हैं सर्टिफिकेशन में, ऐसा नहीं है सिंपल कुछ नहीं आने वाला, सर्टिफिकेशन में इसी लेवल का आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, one of the requirement read game played by the customer are to be tracked by with the time step. While trying to implement this requirement, the expert team find it necessary to have transaction table that would have the detail of games played by the customer along with the date and time। ट्रांजेक्शन टेबल क्या रख रहा है, गेम का डिटेल रख रहा है जो कि कस्टमर प्ले कर रहा है, और टाइम और डेट के साथ। यहाँ पे देखिए टाइम डिटेल्स, द ट्रांजेक्शन टेबल इज नेम्ड एज गेमिंग विद एट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन आईडी। देखिए ये सब जो है कॉलम्स है, उसके अंदर अमाउंट पेबल, ये सारे कॉलम्स है। तो ट्रांजेक्शन आईडी क्या होगा आपका, प्राइमरी की होगा, ऐसे ही पता लग रहा है। हर ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शन आईडी अलग होगा। एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी एंड गेमिंग आईडी इन द टेबल कैन टेक वैल्यू that are present for customer ID and game ID in the present in customer and game table। ठीक है गाइस, ये बोल रहा है कस्टमर आईडी वैल्यू ले सकते हैं कस्टमर टेबल से, और
गेम आईडी जो है ये वैल्यू गेम टेबल से उठा सकता है, जो कि ये दोनों अलग अलग टेबल पहले से क्रिएटेड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शंस वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द अबव कॉन्सेप्ट, सेलेक्ट वन और मोर। दो कौन से ऑप्शन इसमें सही है? तो देखिए ऑप्शन सबसे पहला पढ़िए, कस्टमर आईडी एंड गेम आईडी प्रेजेंट इन द गेमिंग टेबल कैन टेक डुप्लीकेट वैल्यूज। ये गाइस सही लग रहा है, क्योंकि कस्टमर आईडी क्या है, कस्टमर आईडी का वैल्यू उठाया जा रहा है कस्टमर टेबल से, और वैसे ही गेम आईडी का वैल्यू उठाया जा रहा है गेम टेबल से। तो यहाँ पे मुझे एक बार और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे देखिए कौन सा टेबल ये क्रिएट कर रहा था, पर while trying to implement the expert necessary to ट्रांजेक्शन टेबल बना रहा है ये। तो यहाँ पे गेम आईडी जो है वो गेम टेबल से उठा रहा है, तो ये सही है भाई, दोनों के दोनों फॉरेन की हो जाएंगे, तो फॉरेन की में तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल रेफरेंसेस द कस्टमर आईडी इन गेमिंग टेबल। कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल, ये तो गलत चीज है भाई। कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल रेफरेंसेस गेमिंग, कस्टमर आईडी इन गेमिंग टेबल एंड गेम आईडी इन गेम टेबल रेफरेंसेस गेम आईडी इन गेमिंग टेबल। कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल, कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल समझ में आ रहा है, वो रेफरेंस कर रहा है किसको, कस्टमर आईडी इन गेमिंग टेबल। नहीं, कस्टमर आईडी इन गेमिंग टेबल रेफरेंस कर रहा है कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल, ये सही नहीं है। ये क्या है अगला, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर आईडी गेम आईडी एंड फॉरेन की प्रेजेंट इन चाइल्ड टेबल गेमिंग रेफरिंग टू कस्टमर आईडी एंड गेम आईडी द प्राइमरी की प्रेजेंट इन पेरेंट टेबल कस्टमर एंड, ये सही है गाइस, ये दो स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट देखिए क्या है, कस्टमर आईडी एंड गेम आईडी प्रेजेंट इन गेमिंग टेबल कैन नॉट टेक नल वैल्यूज एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, ये तो गलत है। नल वैल्यूज तो ले लेगा, अगर फॉरेन की है तो नल वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज 100% अलाउड है। तो आंसर क्या है, ये दो आंसर हमारे सही लग रहा है मुझे, ए और सी। चलिए चेक करते हैं गाइस, ए और सी हमारा यहाँ पे आंसर सही है, इसको चेक करते हैं, ए और सी सबमिट करते हैं इसको। देखिए ये दोनों आंसर हमारा राइट है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा गाइस तो थोड़ा सा इस वीडियो को जो है स्लो करिए, वापस से रिवाइंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए अगला, देखिए थोड़ा सा और इसी को थोड़ा सा और लग रहा है, मुझे लग रहा है उसी सिमिलर टाइप का ही सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, a specific requirement requires an attribute in the game table that has to refer to game ID attribute present in the same table। ठीक है गाइस, a specific requirement requires an attribute in the game table that has to refer game ID attribute present in the same table। इसको थोड़ा सा क्लियर करिए इस स्टेटमेंट को, मुझे मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। स्पेसिफिक, ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स एन एट्रीब्यूट इन द गेम टेबल that has game table has to refer to game ID attribute present in same table। ये तो कुछ ऊपर ही ऊपर जा रहा है मेरे। चलिए इसको वापस अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सच अ रेफरेंस वुड नॉट बी पॉसिबल एंड इट इज डिसाइडेड दैट रिक्वायरमेंट इज अनफिजिबल। Choose whether the above decision of the requirement is true or false। A specific requirement requires an attribute in game table। Game table का attribute has to refer game ID attribute present in the same table। गेम को रेफर करना है गेम ID एट्रीब्यूट को। हाँ ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर सच अ रेफरेंस वुड नॉट बी पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए पॉसिबल कैसे होगा, देखिए ट्रू पहला ऑप्शन चेक करता है, ट्रू एन एट्रीब्यूट इन रिलेशन कैन रेफरेंस अनदर एट्रीब्यूट इन द सेम रिलेशन। रिलेशन कैन रेफरेंस अनदर एट्रीब्यूट इन द सेम रिलेशन, हाँ ये सही है गाइस। यहाँ पे क्या पूछा, चूज वेदर द अबव डिसीजन रिक्वायरमेंट ट्रू और फॉल्स विद द करेक्ट रीजन। तो अबव वाला तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कैन सच रेफरेंस वुड नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल तो है गाइस, पॉसिबल तो है, तो यहाँ पे आंसर ट्रू तो नहीं होगा, ट्रू किसी भी केस में नहीं होगा। फॉल्स वाला पढ़ते हैं, एन एट्रीब्यूट इन टेबल रिलेशंस कैन रेफरेंस अदर एट्रीब्यूट इन द सेम टेबल एंड दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फॉरेन की। एन एट्रीब्यूट इन टेबल रिलेशन कैन रेफरेंस अनदर एट्रीब्यूट इन द सेम रिलेशन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंसिंग फॉरेन की। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है सेल्फ रेफरेंसिंग फॉरेन की ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा ऑप्शन जो है डी सही होना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। ये देखिए हमारा ऑप्शन जो है डी सबमिट है, सही है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपको क्या बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन का बारे में आपको जो है पता लगेगा, तो ये जो है आपका चीजें क्लियर हो जाएगा। अब सपोज करिए यहाँ पे कोई आपका कस्टमर है, कस्टमर आईडी दिया हुआ गाइस, और यहाँ पे आपका मैनेजर दिया हुआ है, मैनेजर आईडी, और यहाँ पे मैनेजर नेम, मैनेजर
सपोज करिए कस्टमर नेम दिया हुआ। अब देखिए ये टेबल है गाइस, अब कस्टमर 1 2 3 तीन कस्टमर है। अब देखिए यही कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर का मैनेजर भी है। सपोज करिए 1 का मैनेजर 2 है, 2 का मैनेजर 1 है और 3 का मैनेजर भी 1 है। ये ऐसा कुछ सीन है। अब देखो पहले का कस्टमर का नाम क्या है, ए बी और सी, ये कस्टमर का नाम है। तो अब बोलेगा, अगर आपको देखिए सेल्फ ज्वाइन लगा के आगे पढ़ेंगे सवाल तो ऐसे बोल देगा कि भाई हर कस्टमर का कस्टमर आईडी प्रिंट करो और उसके साथ जो मैनेजर है उसका मैनेजर नेम प्रिंट करो। तो मैनेजर नेम प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैनेजर नेम तो वही होगा, इसके पहले कस्टमर के साथ क्या है, कस्टमर आईडी 2 जिसका है वो उसका मैनेजर है। तो जो कस्टमर आईडी 2 जिसका नाम है, ये बी जिसका नाम है, उसका कस्टमर आईडी क्या है 2, तो इसका मैनेजर आईडी के नाम पे, इसका मैनेजर के जगह पे क्या होगा, नाम बी होगा। तो पहला कस्टमर आईडी का मैनेजर नेम क्या होगा, बी। तो ये कैसे रेफरेंस करेंगे, ये सेल्फ ज्वाइन होता है। एक ही टेबल को दूसरे टेबल से, एक ही टेबल के अंदर हम बेसिकली ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो यहाँ पे ये सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट लगाएगा इस, और कुछ नहीं। अगर ये नहीं क्लियर होता है आप छोड़ दीजिए, जब मैं सेल्फ ज्वाइन करूंगा वापस आके इसको समझा जाऊंगा। तो यहाँ पे आप जो है अभी के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट रीड कस्टमर कैन वॉक इनटू गेमिंग जोन एंड प्ले any game that fascinates him, and obviously a game would also be played by different customer. What kind of relation exists between customer and game? देखिए बोल क्या रहा है, एक कस्टमर जो किसी भी गेम को खेल सकता है जिसको वो लाइक करता है, और वो इसे ही बोल रहा है कि एक गेम को बेसिकली क्या, यहाँ पे रुकिए एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर से समझाते हैं। बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखिए सपोज करिए यहाँ पे एक कस्टमर है और यहाँ पे एक गेम है। ये क्या बोला, कस्टमर कैन वॉक इन द गेमिंग जोन एंड प्ले एनी गेम। प्ले एनी गेम मतलब एक कस्टमर क्या है, कितने भी गेम को खेल सकता है, ये बोल रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एंड ऑब्वियसली गेम वुड बी प्लेड बाय डिफरेंट कस्टमर, मतलब एक गेम को डिफरेंट कस्टमर खेल सकते हैं, ये बोल रहा है। तो ये क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है गाइस, सीधे पता लग रहा है। एक गेम को ढेर सारे कस्टमर खेल रहा है और बेसिकली एक कस्टमर ढेर सारा गेम खेल रहा है, तो ये तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ऐसे ही पता लग रहा है यहाँ पे। इसमें तो कुछ समझाने वाली वो बात नहीं है। सबमिट करिए इसको, देखिए आंसर राइट है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगला क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे अब तो सिंपल आ गया, आप इसको एक बार स्टडी करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लगती है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हम जो है अपना सवाल, चलिए इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसको भी एनालाइज कर लेते हैं हम गाइस यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले ये क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एवरी डिपार्टमेंट हैज सेवरल इंस्ट्रक्टर। एवरी डिपार्टमेंट हैज सेवरल इंस्ट्रक्टर मतलब एक डिपार्टमेंट के पास भाई बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं, यहाँ पे यही कहने का मतलब है। एक डिपार्टमेंट के पास सेवरल इंस्ट्रक्टर, ये ऐसे कुछ लिख रहा है, एक डिपार्टमेंट के पास ढेर सारे इंस्ट्रक्टर हैं, इंस्ट्रक्टर 1, इंस्ट्रक्टर 2, इंस्ट्रक्टर 3, सपोज करिए ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं इसके पास। नेक्स्ट देखिए, एन इंस्ट्रक्टर कैन बी एसोसिएटेड विथ ओनली वन डिपार्टमेंट, मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन क्या होगा, ऐसा होगा, मतलब एक डिपार्टमेंट के साथ एक ही इंस्ट्रक्टर, बेसिकली हम बोल सकते हैं एक इंस्ट्रक्टर जो है एक ही डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, और एक डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्टर के साथ लिंक्ड है। यहाँ पे वही मतलब है, वन अमॉन्ग द इंस्ट्रक्टर वुड एक्ट एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर आर एलोकेटेड टू हैंडल वेरियस कोर्सेज। एक इंस्ट्रक्टर बहुत सारे कोर्स को भी हैंडल कर रहा है, एंड इंस्ट्रक्टर कैन हैंडल मेनी कोर्सेज, अ कोर्स कैन बी हैंडल बाय मेनी इंस्ट्रक्टर। एक कोर्स को जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्टर कैन आर एलोकेटेड टू हैंडल वेरियस कोर्सेज, मतलब एक कोर्स को बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैंडल कर रहे हैं, और बेसिकली हर इंस्ट्रक्टर जो है ढेर सारे कोर्स को भी हैंडल कर रहा है, यहाँ पे यही मतलब है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे रिलेशन शो करना है गाइस, डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एवरी डिपार्टमेंट हैज सेवरल इंस्ट्रक्टर, मतलब हर डिपार्टमेंट के पास जो है, हर डिपार्टमेंट के पास एक से ज्यादा जो है इंस्ट्रक्टर है। तो एक डिपार्टमेंट के पास क्या है, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्टर है, यही कहना चाह रहा है। मतलब एक डिपार्टमेंट है उसके पास एक से ज्यादा इंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ क्या है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है, एक डिपार्टमेंट के पास एक से ज्यादा इंस्ट्रक्टर है, यही मतलब है। तो मुझे आंसर लग रहा है आंसर 1 हमारा जो है ये सही है। चलिए इसको चेक करते हैं हमारा आंसर 1 सही है कि नहीं है, इसको टिक करते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा राइट है, ये काफी इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आप जो है जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करिए और अपने जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है उसमें चेंज करिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स का, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स का क्या लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्टर आर एलोकेटेड टू हैंडल वेरियस कोर्सेज।
ठीक है, मतलब एक इंस्ट्रक्टर क्या है, बहुत सारे कोर्स को हैंडल कर सकता है, एक इंस्ट्रक्टर बहुत सारे कोर्स को हैंडल कर सकता है, एंड इंस्ट्रक्टर कैन हैंडल मेनी कोर्स। यहाँ पे यही चीज बोला हुआ है, एक इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वेरियस कोर्सेज को हैंडल कर रहा है। कोर्स कैन बी हैंडल बाय मेनी इंस्ट्रक्टर, मतलब एक कोर्स को देखिए, यह तो क्या है, एक इंस्ट्रक्टर बहुत सारे कोर्स को हैंडल कर सकता है, या एक कोर्स को जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्टर जो है हैंडल कर सकते हैं। ये दो सीन है, तो ये क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप तक सीन है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर आप कर ले तो ऐसे यही चीज तो है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये आंसर सी जो है ये हमारा सही होगा। और आंसर सी पे चेक करके देखते हैं गाइज, यहाँ पे आंसर सी को मैं टिक करता हूँ और यहाँ सबमिट करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा आंसर सी जो है एकदम राइट है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं गाइज। यहाँ पे अब ईआर डायग्राम को हमको स्टडी करना है। क्या बोलना है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द एंटिटीज ऑफ द रिलेशनशिप। एंटिटीज तो यही सब, ये तीन जो हमारे क्या है, ये एंटिटीज है, ब्रांच, अकाउंट, कस्टमर, ये क्या है, हमारा एंटिटी है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ब्रांच, अकाउंट, कस्टमर। एक सेकंड, कंट्रोल दबाना पड़ेगा मुझे और यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको, इसको फिर से क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ और इस बार क्या बोला, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो यही है, हैज, बिलोंग्स टू। ये तो क्या है, रिलेशनशिप बताता है हमारा। तो हमारा आंसर इस केस में क्या होगा, हैज और बिलोंग्स टू, हैज और बिलोंग्स टू, ये दो हमारे आंसर राइट होंगे। सबमिट करते हैं गाइस। ये देखिए हमारा हैज और बिलोंग टू आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। काफी इजी है ये, कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द कार्डिनलिटी ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी बता रहा। तो यहाँ पे क्या है, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है गाइस। पहला क्या है, वन टू मेनी रिलेशनशिप, वन टू एम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, एम टू एन रिलेशनशिप। ये क्या है, मेनी टू मेनी। ये दूसरा वाला देखेंगे तो मेनी टू मेनी है और ये क्या है, वन टू मेनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो पहला वन टू एम होगा, पहले ये तो नहीं होगा, वन टू एम होगा और एम टू एन होगा, ये दो होने चाहिए। चलिए इसको हटा के दोनों पे चेक करके देखते हैं। इस पे दोनों पे सबमिट करना है आपको। देखिए ये आंसर हमारा राइट है। काफी इजी है गाइस, काफी इजी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा डे वन खत्म हो जाता है गाइस। यहाँ से हमारा जो है डे वन फाइनली हमने फिनिश कर लिया। अब आपका काम क्या है गाइस, आपका काम क्या है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपने डे वन अभी नहीं पढ़ा तो आप जो पहले डे वन के थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़िए, फिर जो आप क्विजेस पे आइए। और गाइस इसको जब आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, डे वन कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर जो है आप क्विजेस को सॉल्व कर ले रहे हैं। जहां आपको प्रॉब्लम आना है आप वीडियो का हेल्प लीजिए। अगर आप क्विजेस को सॉल्व कर ले रहे हैं तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, आपको डे टू के थ्योरेटिकल पार्ट को स्टडी करना है। और आप जो है थोड़ा बहुत आप जो है टेस्ट वगैरह ये सब जो है आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइस, उसमें जो है मैं डे टू के सारे क्विजेस और सारे असाइनमेंट्स को कवर करूंगा। यहाँ पे ये 10 डे का कोर्स है, ये इसको हम 10 डे में ही खत्म करेंगे। और ये मेरा गारंटी है कि ये जो है 10 डे के अंदर मैं खत्म करूंगा और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गाइज आपको क्या करना है, बस एक भी पॉइंट नहीं क्लियर होता है, आपको कमेंट करना है, मुझे कमेंट करके बताना है। या आप जो है यहाँ पे मैंने पाइथन के वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर जो है उसके अंदर एक टेलीग्राम चैनल है गाइस। उस पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना है और उस चैनल पे विजिट करिए। उस चैनल पे जाके गाइस आपको है बस वहां पे आपको अपने डाउट्स पोस्ट करने हैं। मैं जो है इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा आपका। वही जो भी प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको टेबल में रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा वो भी क्लियर कराऊंगा, एक एक चीज क्लियर होगा। बस आपको क्या करना है गाइस, आपको बस मेरे साथ बस आपको स्टडी करना है और कुछ नहीं, सारा चीज मैं कराऊंगा यहाँ पे। तो गाइस तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये आपको हेल्प कर रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अगला वीडियो आए। देखिए इसको खत्म करते ही मैं पाइथन के प्रोग्रामिंग और असाइनमेंट्स को सॉल्व करूंगा। उसके बाद जो मैं डायरेक्टली डेटा साइंस का वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये डेटा साइंस में ये यूजफुल है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, डीबीएमएस को पहले। और यहाँ पे पाइथन वगैरह तो यूज करते ही हम डेटा साइंस में। हम फिर पढ़ेंगे पांडास, नंपाई के बारे में पढ़ाऊंगा, डेटा एनालिसिस कराऊंगा पांडास को यूज करके। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस से उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो है डेटाबेस का कोर्स पहले करा रहा हूँ। तो गाइस तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिनको रिक्वायरमेंट है, आपके क्लासमेट्स जो है उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।